गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। आज हम एक बहुत स्पेशल बात डिस्कस करने जा रहे हैं। आप लोग सब नीट 2020 के लिए अप्लाई कर रहे होंगे और हम लोग इस चीज़ को समझना चाहेंगे कि नीट 2020 में क्या स्पेशल होने वाला है। क्या ये लास्ट ईयर के क्वेश्चंस की तरह या लास्ट ईयर के पेपर्स की तरह सेम होगा या इसमें कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप फिज़िक्स की तैयारी, क्योंकि मैं भी फिज़िक्स ही पढ़ाता हूँ तो मैं उसके बारे में बेस्ट बोलूँगा। आप फिज़िक्स की तैयारी एग्जैक्टली कैसे करें, क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए, किस तरीके से अपने शेड्यूल बनाने चाहिए पढ़ाई के, किन टॉपिक्स को प्रेफरेंस देनी चाहिए और किन टॉपिक्स को अगर आप अभी तक नहीं कर चुके हैं या आपको उनमें अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप उनके थोड़ा सा एनालिसिस समझ सकें कि किस लेवल पे उन टॉपिक्स की इंपॉर्टेंस होने वाली है आपके आने वाले पेपर में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए, आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे बेसिकली हमारे पास क्या क्या डाउट्स होते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं एक नॉर्मल स्टूडेंट के पास। तो बेसिक स्टूडेंट्स यही चीज़ पूछते हैं कि एग्ज़ाम फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा होने वाला है, कितना डिफ़िकल्ट होने वाला है, हमको क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। इसका जवाब तो शायद आप ही दे पाएंगे। हाउ टू स्टार्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपने अभी तक तैयारी में बहुत ज़्यादा फिज़िक्स को नहीं उठाया है या अगर आप उठा चुके हैं और उसको एक लेवल तक लेके जा चुके हैं तो अब क्या रहता है, क्या करना बाकी है, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, हाउ टू एंड, किस पॉइंट पे जाके आप कॉन्फिडेंस ला सकते हैं, किस पॉइंट पे जाके आप कह सकते हैं कि ठीक है ये चैप्टर हो गया, अब इस चैप्टर को और नहीं देखना है। ठीक है, हाउ मच इज़ इनफ ऑब्वियसली एंड कैन आई, ऑफ कोर्स यू कैन। चलिए अब समझना शुरू करते हैं और इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक एक करके डील करते हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट थिंग जो मैंने यहाँ पे करी है वो ये है कि हमने सारे टॉपिक्स को एक पिरामिड के फॉर्म में बांट दिया। इस पिरामिड में आप देख सकते हैं सबसे ऊपर जो टॉपिक्स हैं ये आपके लीस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, और मैं इसको यहाँ साइड में लिख देता हूँ, आप इसको मिस्टेक ना करें। ये टॉपिक्स हैं लीस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इनसे मिनिमम क्वेश्चंस आते हैं। और सबसे नीचे जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और ग्राउंड वर्क टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स के बिना आप आगे के टॉपिक्स में भी दिक्कत कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे वाला जो सेक्शन आपको दिख रहा होगा पिरामिड का, इसमें हमने छोटे छोटे और सेक्शंस बना दिए। पहला सेक्शन हम मैकेनिक्स की बात करते हैं। तो मैकेनिक्स में देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट लॉज ऑफ मोशन जब तक नहीं आएगा तब तक आप उसके बाद के चैप्टर्स कैसे करेंगे। मोमेंटम कंजर्वेशन, सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सारे कहीं ना कहीं लॉज ऑफ मोशन से ही कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो लॉज ऑफ मोशन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आना चाहिए, क्योंकि इसके बिना आगे टॉपिक्स नहीं कर पाएंगे। लॉज ऑफ मोशन से हमेशा एक क्वेश्चन आता है मिनिमम, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और रोटेशन दोनों मिला के इसके अंदर सेंटर ऑफ मास भी आ जाता है, कंजर्वेशन के लॉज भी आ जाएंगे, कोलिजन भी आ जाएगा इसी टॉपिक के अंदर, जो कि हम लोग एनसीईआरटी में तो ये पूरा एक चैप्टर में दिया हुआ है, पर हम लोग या कोई भी आपने बुक्स देखी होंगी जो स्पेशल नीड पर्पस के लिए डिज़ाइन है, उनके अंदर ये टॉपिक्स सेपरेट करके पढ़ाए जाते हैं, है ना। तो अब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशन से भी मिनिमम एक क्वेश्चन हमेशा आएगा, वर्क पावर एनर्जी से मिनिमम एक क्वेश्चन हमेशा आएगा। ठीक है, तो ये तीनों टॉपिक्स मैकेनिक्स के आप 11th में ही पढ़ लेते हैं। आई होप 11th में पढ़ने वाले काफ़ी सारे बच्चों को इन टॉपिक्स में कॉन्फिडेंस भी आ गया होगा बाय द एंड ऑफ 12th। जिन बच्चों को इन पे कॉन्फिडेंस है वो इनको इसी तरीके से देखें कि तीनों मिला के एक एक क्वेश्चन या अ टोटल ऑफ 4 to 5 क्वेश्चन से ज़्यादा मैकेनिक्स नहीं उठा सकती इन टॉपिक्स को उठा के। ओके, चलिए नेक्स्ट आपके जो टॉपिक्स हैं ये है इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक्स। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, सब इंपॉर्टेंट है। एक तो एक खास बात ये है कि यहाँ देखिए जिन चैप्टर्स की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैकेनिक्स में, ये चैप्टर्स इटसेल्फ एटलीस्ट जब पढ़ाने के या लेक्चर्स के नज़रिए से देखा जाए तो ये वाले चैप्टर्स एटलीस्ट 2 महीने लेते हैं एट द वेरी लीस्ट। ठीक है, जबकि 2 महीने से ज़्यादा ही इनफैक्ट लेते हैं, ये 2.5-3 महीने ले लेते हैं ये टॉपिक्स मिला के। लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी एंड सेंटर ऑफ मास, रोटेशन को एंड करते करते 3 महीने 4 महीने कुछ भी लग जाता है। जबकि हम लोग इतना टाइम यहाँ पे नहीं देते हैं इन टॉपिक्स में। आपके फॉर्मूलाज ज़्यादा हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, आपको डेरिवेशंस बहुत सारी याद रखनी पड़ती हैं। बट अब जब नीट के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो ऑब्वियसली वो डेरिवेशंस यूज़फुल नहीं है, आपके वो फॉर्मूलाज अब ज़्यादा यूज़फुल हैं। इनको प्रिपेयर करने के लिए आप क्या करें, एक चार्ट ज़रूर बनाएं हर टॉपिक का। ठीक है, ये चीज़ मैं नेक्स्ट पेज पे आपको और अच्छे से समझा दूंगा। आगे चलते हैं मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में मैंने सारे टॉपिक्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी है। मेरे हिसाब से
अगर आप एक टॉपिक यहाँ पे जानते हैं, मान लीजिए आपने फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट किया मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, और इसको आपको समझ आ गया, इससे आपको सेकेंड चैप्टर समझने में आसानी हो जाएगी। उससे आपको नेक्स्ट चैप्टर्स जो है EMI, AC, EM वेव्स, ये सब आपस में इतने ज़्यादा कनेक्टेड हैं, इतने ज़्यादा सेम कॉन्सेप्ट्स कैरी फॉरवर्ड होते हैं कि अगर आप इनमें से एक दो चैप्टर अच्छे से जानते हैं तो बाकी तीन को कवर बहुत जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, हर चैप्टर में से यहाँ देखिए एक एक क्वेश्चन हर साल आता है मिनिमम, ये मैंने मिनिमम वैल्यू लिखी है। ठीक है, तो मतलब आप मान के चल सकते हैं कि इनमें से एक क्वेश्चन तो आएगा ही। तो आपको यहाँ पे भी एटलीस्ट इन चैप्टर्स को बहुत इंपॉर्टेंस देनी है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, मॉडर्न, अब देखिए जहाँ पे मैंने इन तीनों चैप्टर्स को मिला के 4 क्वेश्चन दिए, और यहाँ पे रोटेशन, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, वर्क, पावर, एनर्जी, लॉज ऑफ मोशन को मिला के मैं 3 क्वेश्चन लिख रहा हूँ। वहाँ पे आप देख सकते हो सेमीकंडक्टर्स एंड ड्यूअल नेचर खुद मिला के 4 क्वेश्चन बना देते हैं। तो मॉडर्न नीट के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंस है इन दोनों चैप्टर्स की, सेमीकंडक्टर्स की और ड्यूअल नेचर की। ठीक, एटम्स और न्यूक्लियस जो है वो थोड़े कम इंपॉर्टेंट है, ये दोनों मिला के कभी कभी एक ही क्वेश्चन देते हैं, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा साइडलाइन कर सकते हैं, पर इन दोनों चैप्टर्स को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिए। ठीक है, आप जानते हैं ड्यूअल नेचर में बहुत सारे ग्राफ्स हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, डी ब्रॉगली वेवलेंथ को बहुत अच्छे से समझना है। स्टार्ट तो ये कॉन्सेप्ट से ही होगा, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको कि ये काम कैसे कर रहा है, बट इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सेमीकंडक्टर की भी सेम बात है, थ्योरी बहुत ज़्यादा है और थ्योरी में से नीट को क्वेश्चन पूछना पसंद भी है। ओके, नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी, 2 और 1, 3 क्वेश्चंस मिला के इन दोनों चैप्टर से आ रहे हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ठीक है, पर आपके ये 11th के टॉपिक्स हैं, तो बेसिकली ये हमारा ग्राउंड वर्क है। सबसे पहले आपको ये पूरा सॉलिडिफाई करना पड़ेगा, सबसे पहले इन चैप्टर्स को ख़त्म करो, इनकी प्रैक्टिस करके, इनके कॉन्सेप्ट्स को समझ के। मैं बताता हूँ नेक्स्ट पेज में कि इनको एग्जैक्टली पढ़ना कैसे, बट ये चैप्टर्स आपके सबसे पहले निपटने चाहिए। इसके बाद हम सेकेंड लेयर पे आते हैं, इसमें आपके ऑप्टिक्स के दोनों चैप्टर्स काउंट हो जाएंगे। ठीक है, सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स, सॉलिड्स मतलब आपकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, फ्लूइड्स मतलब आपके हाइड्रोस्टैटिक्स एंड हाइड्रोडायनेमिक्स। यूजुअली एक या एक टोटल 1 to 2 क्वेश्चंस इन दोनों चैप्टर से मिला के आ सकते हैं। ठीक है, यूजुअली एक ही आता है, ग्रेविटेशन में भी कभी 0 तो कभी 1, आप हमेशा ये भी नहीं बोल सकते कि ग्रेविटेशन से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा ही। तो इस केस में इन तीनों चैप्टर्स को हम सेकेंड लेयर पे लेके जाते हैं। ठीक है, आप अपना लेवल समझते हैं तो आपको पता ही है कि आपने किन चैप्टर्स को कितनी स्ट्रांगली किया हुआ है, तो ये सेकेंड लेयर वाले चैप्टर्स अगर आप स्ट्रांगली कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रे एंड वेव ऑप्टिक्स, दोनों ऑप्टिक्स के चैप्टर्स सिर्फ एक एक क्वेश्चन ही प्रोवाइड करवाते हैं, इसके अंदर रे ऑप्टिक्स के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी काउंट हो जाएंगे। तो आप ये बात समझ सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं रखते चैप्टर्स, जबकि खुद बहुत लेंदी है। वेव ऑप्टिक्स में भी बहुत बच्चे डाउट कर खाते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते या उनको उनके डेरिवेशंस में ही अटक जाते हैं, समझ नहीं आता। रे ऑप्टिक्स इटसेल्फ कहाँ से लेके शुरू होता है, प्लेन मिरर के क्वेश्चन से हम देखना शुरू करते हैं, स्फेरिकल मिरर्स, रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस, रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस, फिर लेंस, फिर उसके बाद माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और कुछ प्रैक्टिकल यूजेस जो रेनबो और इन सब के कंस्ट्रक्शन है, ह्यूमन आई। तो ये सारी चीज़ें इन चैप्टर्स को बहुत लेंदी बना देती है, और इतने लेंदी टॉपिक्स को आप कवर अगर पहले से करके बैठे हैं और क्या कॉन्फिडेंस है तो बहुत अच्छी बात है। अगर अभी अभी सोच रहे हैं कि करने बैठूं कि नहीं, तो इनिशियली नीचे वालों को ध्यान देना है, इस पर सेकेंड लेयर पे आना है। ठीक है, थर्ड एटम्स इन न्यूक्लियर, जैसा मैंने बताया आपके पास फॉर्मूलाज काफ़ी सारे हैं, आपके पास क्वेश्चन की वैरायटी काफ़ी सारी है, बट इन दोनों से मिला के कभी कभी एक ही क्वेश्चन आता है, एक एटलीस्ट आ ही जाता है, कभी एटम से कभी न्यूक्लियस से। ठीक है, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, पर फिर भी ये सेकेंड लेयर के लिए ही पोजीशन डिजर्व करते हैं, फर्स्ट लेयर में हम इनको नहीं ले सकते। ठीक है, थर्ड लेयर जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको लास्ट में उठानी है, वेव्स एंड ऑक्सीलेशंस, दोनों चैप्टर से मिलके एक क्वेश्चन आ जाता है। ओके, कभी वेव से कभी ऑक्सीलेशन से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हम इनको नहीं दे सकते। रीज़न इसका ये भी है कि वेव्स एंड ऑक्सीलेशंस जो हैं दोनों के दोनों बहुत ही मैथमेटिकली कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं, आपके क्वेश्चंस यूजुअली मैथमेटिक्स बेस्ड बनते हैं इन चैप्टर में, एंड नीट मैथमेटिक्स उतना ज़्यादा नहीं डालता जितना मेंस डालेगा या कोई भी और एडवांस का पेपर डालेगा, है ना। तो नीट बेसिकली आपके कॉन्सेप्ट्स को ज़्यादा चेक करता है, इन टॉपिक्स में से भी थ्योरी के क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, और बहुत मैथमेटिकली डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको कभी मिलता नहीं है। ठीक है, यूनिट्स एंड डायमेंशंस सेम स्टोरी, एनसीईआरटी में बहुत कम है, तो इसलिए नीट में भी उसका इतना कॉम्प्लिकेटेड लेवल नहीं आ पाता। ठीक है,
थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के अंदर कैलोरीमेट्री आ जाएगा, हीट ट्रांसफ़र आ जाएगा। इससे भी एक क्वेश्चन आ जाता है, बट ये लीस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। पहले आपको केटीजी थर्मोडायनेमिक्स निपटाना है, ठीक। मोशन इन 1D एंड 2D बच्चे बहुत ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट कर देते हैं। आई अंडरस्टैंड, दीज आर द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। आपको 9th क्लास से पढ़े हैं आपने, और इसमें कॉन्फिडेंस भी है, बट नीट उस पर इतना ज़्यादा वेटेज देता नहीं है, तो आपको भी इसको मिनिमम वेटेज ही देना है, ठीक है। अब नीचे भी हम इसको देख के थोड़ा सा समझ सकते हैं। आपका मैकेनिक्स जो है वो 27 to 30% कवर करता है। मैकेनिक्स के अंदर हम लोगों ने देखा 20% तो एटलीस्ट यहीं से आ ही जाता है, 20 to 25%, ठीक है। उसके बाद के जो 3-4%, 5% क्वेश्चन हैं वो ग्रेविटेशन, सॉलिड फ्लूइड और उससे भी कम मोशन से आता है या वेव्स ऑसिलेशन से आता है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये 3 आपको मैंने वो बता ही दिया है, ठीक है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स 20 to 25%, ओके। तो ये दोनों उतने ही इंपॉर्टेंट है, मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। मॉडर्न फिज़िक्स बहुत ज़्यादा कवर करके बैठा है, 18 to 20%, जबकि आप समझते होंगे कि मॉडर्न फिज़िक्स में उतने हैवी चैप्टर्स नहीं हैं, हैवी फार्मूलाज हैं। आप उन फार्मूलाज का चार्ट बनाओ, आप उन फार्मूलाज को बार बार प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन में आपको याद हो जाएंगे। ये आपकी मॉडर्न फिज़िक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ाई करनी नीट के लिए, ठीक है। ऑप्टिक्स एंड थर्मल पीछे आ जाएंगे थोड़े से, ऑप्टिक्स भी 10 से 12%, थर्मल भी 10 से 12%, तो उसको उतना ज़्यादा आप इम्पॉर्टेंस भी ना दें। जिन चैप्टर्स को इम्पॉर्टेंस देने की ज़रूरत है वो मॉडर्न, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एंड मैकेनिक्स के होंगे सबसे ऊपर, ओके। बिल्कुल लास्ट में आप SHM वेव्स पे आए, क्योंकि नीट जो है जैसा मैंने बताया SHM वेव्स पे उतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देता, ओके। ये हमारा एक एनालिसिस हो गया चैप्टर के ब्रेकअप का, है ना। अब हम देखना चाहते हैं कि इसकी तैयारी करें कैसे, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए। तो यहाँ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में मैंने आपकी 5 बेसिक स्टेप्स लिखी हैं। इन स्टेप्स को आप शुरुआत से फॉलो करते जाएं। देखिए सबसे पहली स्टेप क्या है, कॉन्सेप्ट प्लस सिलेबस। आपका सिलेबस कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी हैं। आप अगर NCERT को एक बार भी आपने अगर रीड नहीं किया है, अगर आप बात करते हैं कि इस पॉइंट पे NCERT रीड की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है, तो मैं ये बोलूँगा कि एट दिस लेवल NCERT वुड बी अ लिटिल फार फेच्ड। आप पूरे NCERTs को रीड तो नहीं कर पाएंगे, बट कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए आप ये समझिए कि जब आप एक क्वेश्चन को टैकल कर रहे हैं, आप किसी भी क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो आपको ये चीज़ पता चल जाती है कि क्वेश्चन में कितना कॉन्सेप्ट बेस्ड है और कितना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है ना। आप अगर चैप्टर में कॉन्फिडेंट नहीं है तो पहले आप बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को कीजिए, जिन क्वेश्चंस में आपको पता है कैलकुलेशन नहीं है, बस कॉन्सेप्ट है, कुछ ना कुछ क्लियर होगा, कुछ ना कुछ नया जानने मिलेगा, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करने के लिए ऑब्वियसली बहुत सारी बुक्स यूज़ करनी पड़ सकती है। आप अगर किसी इंस्टीट्यूट में हैं तो उसके पास मॉड्यूल्स बहुत सारे होंगे। आप अगर इंस्टीट्यूट में नहीं भी हैं, आप इंडिपेंडेंटली पढ़ाई कर रहे हैं, तो इंटरनेट पे बहुत कुछ अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है। इवन वाई स्कूल भी फ्री में अवेलेबल कराता है बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ को। इनफैक्ट पूरी क्रैश कोर्स की वीडियो लेक्चर्स भी फ्री है। तो आप इन चीज़ों से कॉन्सेप्ट्स को कवर करो। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस को कंप्लीट करो। बच्चे क्या करते हैं, 11th के शुरुआत के टॉपिक्स में बहुत ज़्यादा जोर दे देंगे, 12th के एंड तक आते आते, मॉडर्न फिज़िक्स तक आते आते उनका जोर पूरा ख़त्म हो जाता है। जो जैसे मैंने आपको बताया कि मॉडर्न फिज़िक्स जो 20% लेके बैठा है, स्टूडेंट्स उसको अपना 5% टाइम भी नहीं देते। इसीलिए मॉडर्न फिज़िक्स आपको पीछे कर सकता है बहुत ज़्यादा। आप कितना ही टाइम दे दीजिए मैकेनिक्स में, आप मोशन में बहुत टाइम वेस्ट कर देंगे, आप न्यूटन लॉ में बहुत टाइम वेस्ट कर देंगे, मिला के ये चैप्टर्स 2 क्वेश्चन भी नहीं बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है प्रैक्टिस प्लस रिविजन। इसका क्या पॉइंट है, प्रैक्टिस करने के लिए आपको मेरे हिसाब से एट द वेरी लीस्ट एट लीस्ट 200 क्वेश्चंस पर चैप्टर, इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस डिज़ाइंड होनी चाहिए कि आप 200 क्वेश्चंस हिट कर रहे हैं जब आप उस चैप्टर को समझना चाह रहे हैं। और ये तो एटलीस्ट है, आप 500 तक जा सकते हैं तो वेरी गुड हो जाएगा जी। 500 इज़ अ गुड नंबर, ठीक है। इससे ऊपर भी आप जाएंगे तो और कोई नुकसान तो है नहीं इस चीज़ का, बट इसके लिए आपको बहुत सारा वर्किंग आवर्स पुट करने पड़ते हैं। सेकेंड चीज़ है आपके रिविजन भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना ज़्यादा प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। रिविजन के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है ये है चार्ट्स, या फिर आप सेकंड चीज़ कर सकते हैं फार्मूला बुक्स। ये दोनों उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं। या तो आप सारे फार्मूलाज को, सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस को, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को एक फार्मूला बुक बना के लिखिए या एक चार्ट बना के लिखिए और इस चार्ट को अपने रूम में चिपका दो। आप रूम की सारी दीवारें भर दो
फिज़िक्स की एक दीवार, केमिस्ट्री की एक दीवार। केमिस्ट्री में भी आई होप इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए अलग अलग आपको सेक्शंस बनाने पड़ेंगे, सब बना दीजिए। हर चैप्टर के हर फार्मूलाज़ को अपनी दीवार में भर दीजिए। जितना ज़्यादा आप उनको देखते रहेंगे, जितना ज़्यादा आप उनके बीच में बैठे रहेंगे, आपको वो सारी चीज़ें दिमाग में पिक्टोग्राफिक मेमोरी से स्टोर हो जाएगी। ये सारी चीज़ें आपको एक पिक्चर की तरह याद रहने वाली है, ठीक है। ये हो गया थर्ड स्टेप है हमारा चैलेंज। चैलेंज का मतलब क्या है कि एक लेवल से ज़्यादा अचीव करने की कोशिश। एक चैलेंज आपको मिलना चाहिए। क्वेश्चंस को आप उन क्वेश्चंस को आप देखना शुरू कर देते हो जो क्वेश्चंस आपसे पहले कभी बने नहीं, या जिन क्वेश्चंस को देख के आपको समझ भी नहीं आता कि स्टार्ट कहाँ से करना है। आप उन क्वेश्चंस को उठाते हो, आप उन क्वेश्चंस के सीधे सॉल्यूशन पे नहीं जाते। आप हर एक क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 to 3 अप्रोचेज़, अलग अलग अप्रोच लगा के ट्राई करो कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हो सकता है। फिज़िक्स इज़ मोस्टली बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स। आपके पास बहुत अलग अलग अप्रोचेज़ होती हैं हर क्वेश्चन को पकड़ने की, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की। कुछ बच्चे 4-4 पेज के सॉल्यूशन लेके आएंगे तो दूसरे बच्चे 4 लाइन में सॉल्व कर देंगे। तो आपको अप्रोचेज़ अलग अलग ढूंढनी है, और ये सब ढूंढनी है, ये सब डिस्कवर करने की चीज़ें हैं। ऐसा नहीं कि आपने बुक खोला, गूगल खोला, आंसर देखा और आगे बढ़ गए। दैट इज़ नॉट अ चैलेंज। चैलेंज का मतलब है आप अपने ब्रेन को पुश कर रहे हो, आप थोड़े से नए क्वेश्चंस पे जा रहे हो। बट ऑब्वियसली दिस इज स्टेप थर्ड। स्टेप फर्स्ट एंड सेकंड इज़ कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो, सिलेबस कंप्लीट हो, प्रैक्टिस कंप्लीट हो, रिविजन कंप्लीट हो। ओके, पार्ट फोर्थ जो है ये एग्जैक्टली आप एक स्टेप मिस कर सकते हो अगर आप इस पॉइंट पे नहीं हो, चैलेंज के लेवल के आप नहीं हो, कोई बात नहीं। एग्ज़ाम एनालिसिस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम एनालिसिस बेसिकली जो मैं करवा रहा हूँ वही है, बट आप खुद से कैसे एनालिसिस कर सकते हो? इसका तरीका ये है कि पास्ट 10 ईयर्स, 10 से ज़्यादा नहीं, आप ज़्यादा से ज़्यादा 12 ईयर्स तक चले जाओ, ठीक है, मैक्सिमम 12 ईयर्स। इससे पीछे जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उससे पीछे आपके सारे के सारे तरीके चेंज हो जाते हैं, एग्जामिनर्स के माइंडसेट चेंज हो जाते हैं, स्टूडेंट्स के माइंडसेट चेंज हो जाते हैं। तो आज से 15 साल पहले या 20 साल पहले जो नीट के पेपर थे, जैसा आपके PMT AI PMT जो उस टाइम होता था, उस लेवल के, उस टाइप के पेपर्स को देख के आपको अब प्रैक्टिस नहीं करनी है। पेपर का पैटर्न चेंज होता जा रहा है, हर साल इसके टेक्निक्स चेंज होती जा रही हैं। तो आपको सिर्फ पास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस को ही प्रैक्टिस करना है। खुद से ट्राई करो इन क्वेश्चंस को भी। ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन ढूंढने भाग रहे हैं, या जल्दी से डाउट आया तो डाउट को सीधा गूगल पे डाला और हमने उसका सॉल्यूशन देखा, या टीचर से पूछा और सॉल्यूशन मांग लिया। ऐसे नहीं, आपको क्वेश्चन को टाइम देना होगा। फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। इन दोनों को आपको अलग तरीके से पढ़ना है, और फिज़िक्स को आपको ब्रेन डेवलप करने के तरीके से पढ़ना है। एंड दैट इज़ इनफैक्ट द रीज़न कि ये नीट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। वरना आप भी सोचते होंगे कि डॉक्टर्स को क्या करना है ये फ़िज़िक्स पढ़ के। रीज़न सिर्फ यही है कि फ़िज़िक्स से जो दिमाग चलाना पड़ता है, जिस लेवल का आपको प्रैक्टिस और जिस लेवल का आपको लॉजिक एंड रीजनिंग देनी पड़ती है, वो आपकी केमिस्ट्री और बायो में नहीं आती है ना। तो फिज़िक्स का इस तरीके का एनालिसिस आपको बहुत ज़रूरी है करना। 10 ईयर्स इज़ मैक्सिमम। ओके, चलिए लास्ट पार्ट है हमारा सेल्फ एनालिसिस। आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, आपके कौन कौन से टॉपिक्स वीक हैं, नॉट जस्ट इन फिज़िक्स। अगर आपको पता है कि आप फिज़िक्स में इंटरेस्ट बहुत लेते हो, आप फिज़िक्स की तैयारी बहुत कर रहे हो, बट उसके बदले आप बायो को मिस आउट कर रहे हो, तो आप अपना नुकसान करेंगे। आप भी जानते हैं कि बायो होल्ड्स डबल द इम्पॉर्टेंस, डबल द स्कोर ऑफ फिज़िक्स। तो जब आपका सारा बैलेंस आउट हो जाए, आप सेल्फ एनालिसिस करके समझिए कि मैं अपने आप को कहीं धोखा तो नहीं दे रहा, क्या मैं अपने आप को कहीं टाइम वेस्ट में तो नहीं डाल रहा, कुछ ऐसे टॉपिक्स तो नहीं उठा लिए मैंने जिसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा, जो नीट से इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस पे तो नहीं अटका हुआ मैं जिसने मेरे 4 घंटे वेस्ट कर दिए, जिन 4 घंटों में मैं शायद एक चैप्टर का पूरा रिविजन कर लेता विद क्वेश्चंस, है ना। तो आपको सेल्फ एनालिसिस रोज़ के रोज़ करना है। क्या आज मैंने अपना वर्थ निकाला, क्या कल मैं अपना वर्थ निकालने वाला हूँ, शेड्यूलिंग क्या रहेगी मेरी कल की पढ़ाई की, कितने घंटे में किस टॉपिक को देने वाला हूँ। ये आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, नॉट जस्ट नीट, राइट। तो इन 5 स्टेप्स को हम फॉलो करें और हम लोग इस चीज़ को पूरा कर सकते हैं, हमारे टारगेट को अचीव कर सकते हैं। कोई भी टारगेट को अचीव कर सकता है। जिस दिन आप शुरू कर दें, जिस दिन आप डिसाइड कर लें, उस दिन आप रेस में बहुत आगे हो जाते हैं, ठीक है। तो आई होप ऑल ऑफ यू वर्क योर बेस्ट फॉर दिस एग्ज़ाम।